एच। एच में प्रोपर नाम क्या लिखा हुआ? प्रोपर डीएनएस लिखा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स के बारे में सारे एक दिन में पढ़ देंगे। है जनता? चलो बनाते हैं, नहीं है तो देखें। सब लोग ध्यान से पहले बात समझ लें। डीएनएस का पूरा मतलब है डिस्टेंस, नेचर और साइज। हमें ये सीखना है, समझना है। डिस्टेंस, नेचर एंड साइज अपन लोगों को ये पढ़ना है। बेसिक सी बात तो ये। और इसमें भी दो चीजें लिखी हुई हैं। एक तो पढ़ना पहले कॉनकेव के बारे में, दूसरा पढ़ना कॉन्वेक्स के बारे में। अपन लोगों ने कल 4 नेम लगाए थे, कुछ काम की बातें लगाई हैं, वो भी एक बार टिकट में कर लो, उनका इस्तेमाल करना मुझे लगा था। मतलब रियल इमेज कौन सी होती है? रियल इमेज कौन सी? इसमें लाइट रेज खुद से मिल जाए। और कॉनकेव वर्चुअल कौन सी होती है? जिसमें लाइट रेज मिलानी पड़ जाए। एक बात उसी में लिखिए कि इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइटें लेके आनी है? कम से कम 2। दोनों कहां से लानी है? ऑब्जेक्ट के सिर से। ये सारी बातें देख लें। सबसे मेन बात ये है कि 2 लानी है, दोनों सिर से लानी है। 2 लाने के तुम पे कितने ऑप्शन? टोटल 4। पहला ऑप्शन है पैरेलल फोकस, फोकस पैरेलल, टी से पी और सी से सी। ठीक है, ये सारी बातें सेट करने से पहले सभी लोग वो सारी केस एक बार में ध्यान से देख लें, उनको फिनिश करते हैं, फॉर्मूले पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल्स के, क्योंकि वो एक साथ इकट्ठे होंगे तभी सही होंगे। ऐसे हाथ लोग की न्यूमेरिकल देने पड़ते हैं उसी टॉपिक से, बाकी खुल के निकलते रहते हैं। ठीक है भैया, सभी लोग यहाँ ध्यान से देखिए कि इमेज इसमें बनते हैं टोटल 6 केस, जबकि आप ये वाला जो है इसमें बनते हैं अपने पास में कुल 2 केस। ये कॉन्वेक्स हो गया, ये वाला कॉनकेव हो गया। अच्छा, कुछ और भी काम की बातें लिखी हुई हैं। कन्वर्जिंग कौन सा है? कॉनकेव। डाइवर्जिंग कौन सा है? कॉन्वेक्स। लाइट को मिलाने का काम कॉनकेव का। जो मिलाएगा वो बड़ा दिखाएगा कि छोटा? बड़ा। जो फैलाएगा वो कैसा दिखाएगा? छोटा। ठीक है, इसमें 6 केस हैं। 6 केस कौन से? ध्यान से देखें। मैं तुम्हें ऑब्जेक्ट की पोजीशन दिखा रहा हूँ। 6 केस में ऑब्जेक्ट की पोजीशन। पहली पोजीशन है कि ऑब्जेक्ट सी के पीछे, मतलब दूसरी पोजीशन सी के पीछे, तीसरी है सी पर, चौथी है एक कदम आगे सी और एफ के बीच में, पांचवी है एफ पर, और छठवीं है एफ और पी के बीच में। 6 की 6 पोजीशन याद होंगे सबको। 6 पोजीशन कौन सी है? दूसरी कौन सी है? सी के पीछे, तीसरी सी पर एक एक कदम आगे बढ़ना है, चौथी कौन सी है? सी और एफ के बीच में, पांचवी कौन सी है? एफ पर, और छठवीं कौन सी है? बस हो गई 6 पोजीशन। पहली नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसमें भी 2 पोजीशन है। दूसरी पोजीशन है एनीवेयर, जहां पर तुम्हारा मन करे तुम ऑब्जेक्ट को वहां पर रख सकते हो, एनीवेयर। और इन दोनों में जो पहली पोजीशन है वो कॉमन है। इसमें पहली पोजीशन है ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। काश तुम लोग थोड़ी छोटी क्लास में होते तो मैं तुम्हें डेफिनेटली सारी बातें बहुत ज्यादा शांति से, मतलब 2 to the 4 करके बता रहा होता। लेकिन अब जो मैं करूंगा वो कहानी तो बहुत स्लोली होगी, लेकिन फिर भी थोड़ी जल्दी निकल जाएगी। समझना ध्यान से। अपने पास में 6 केस में, कॉनकेव में 6 केस कौन से? दूसरा केस कौन सा है? ऑब्जेक्ट सी के पीछे, फिर एक कदम आगे, फिर एक कदम आगे, उसके बाद एक, और उसके बाद एक, लगातार इस तरह से करना है। हम लोगों को इमेज बनानी है, उसमें सभी लोग 2 काम की बातें सुन रहे हैं। सबसे पहली काम की बात, इमेज के लिए कितनी लाइटें लेके आनी है? कितनी? 2। इमेज के लिए 2 लाइटें चुननी है सभी को। और दूसरी काम की बात है कि जब इमेज बनाई जाएगी तब 2 लाइटें लेके आएंगी, तो कॉमन बात है दोनों की दोनों ऑब्जेक्ट किस से आएंगे, ये भी बहुत सिंपल सी बात है। और अपने पास में कितने ऑप्शन? टोटल 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा है? 4 में से कोई 2 ऑप्शन चुनने हैं। पहला ऑप्शन पैरेलल फोकस, दूसरा ऑप्शन फोकस पैरेलल, तीसरा ऑप्शन सी से सी, और चौथा ऑप्शन पी से पी। पोल से पोल पर आएगी, सी से सी पर आएगी। अगर पैरेलल जाएगी तो फोकस से, और अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल। ये सब कुछ लिखा हुआ है। ये 4 ऑप्शन कल के हैं। अब ये कहानी जैसे स्टार्ट होगी तब जाके थोड़ी रिदम अच्छी बनती है। बात ये भी ध्यान रखिए कि मैं जो लिखा दूं वो पत्थर की लकीर नहीं है। तुम इसमें अपने वेरिएशन लगा सकते हो अपने आप से, तो फिर भी ध्यान से सारी बातें देख लेना। हम लोग अब ये पढ़ने वाले हैं। मैं तुम्हें 6 केस कॉनकेव की बताऊंगा, 2 केस कॉन्वेक्स की, और ये टोटली वही 10th वाला पोर्शन जो अपन लोगों ने कभी जमाने में पढ़ा होगा। और अब इस कहानी कराने का जो मेन पर्पज है
वो तुम्हारे हाथों को थोड़ा सा खोल देना। रे ऑप्टिक्स में सही से एंट्री करोगे, तुम्हें ऐसा एहसास नहीं होगा कि यार पुराना ध्यान नहीं है, पुरानी याददाश्त ताजी हो जाएंगी, उसके बाद तुम नई चीजों को अच्छे से पकड़ पाओगे। इस वजह से इस रास्ते से होके गुजरना है। सारे केस देख लें, बनाने के दो तरीके, दो लाइट रेज लेके आनी, दोनों सेट से लानी है, 4 ऑप्शन है, इन 4 में से कोई भी 2 चुनने हैं। तुम में से कोई व्यक्ति मुझे ABCD बोलेगा, बस ABCD, मैं वही चुनूंगा, बस आंसर निकाल दूंगा पक्का। मतलब मैं फ्री हूं, कुछ भी करके मैं आंसर बना दूंगा। लेकिन और शायद इसके बाद तुम रिफ्लेक्शन वाले पॉइंट पर आओगे। इसको पता नहीं है, लेकिन ऐसा भी किया जाता है कि जब रे ऑप्टिक्स पढ़ाते हैं, रिफ्लेक्शन पढ़ाते ही नहीं है, रिफ्लेक्शन। क्योंकि रिफ्लेक्शन में बहुत फेमस लाइन काम में आती है। फेमस लाइन है ये, तुम लोगों ने 10th में पढ़ा होगा। हाँ, पहले जवाब नहीं देता, पर उसका जवाब भी होता है, वो मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं, तुमने 10th में पढ़ा। कितनी मेमोरी तेज होती है तो फिर बात की जाती है। हाँ भाई, सभी लोग, ये H अपना कंप्लीट हुआ, अब जाके H कंप्लीट हुआ, H का अधूरा था, है ना। H के बाद क्या आता है, I देखें, इसे लिख रहे हैं क्या, तो I ने ध्यान से देखे, तो बात ये चल रही है। हाँ भाई, स्टार्ट करें अपना कल से आगे का पढ़ा। सभी लोग टॉपिक डालें कॉनकेव मिरर, ठीक है। उसमें 6 के 6 केस देखने से पहले अगले पन्ने भी करना, जहाँ पर भी लिख रहे हैं। अगर तुम्हारे नए पन्ने का हिसाब किताब बैठा हुआ नए पर ही हो, उसमें तुम्हारी 3-4 लाइनें भरी हैं, तो उसमें रखना, वरना अगर आधा बच हो गया तो अगले पर, क्योंकि हम करेंगे इस टाइप से। हाँ भाई, अपनी कॉपी को ऐसे 6 पार्ट में डिवाइड कर लें। तुम ऐसे नहीं करोगे, तुम करोगे डाइसेक्ट करके, मतलब बाइसेक्ट करो, बीच में से काटोगे 3 पोर्शन, 6 से बनाओ। इसकी चौड़ाई ज्यादा है तो मैंने सीधे ऐसे बना दी। पन्ने को सीधा काटो, बीच में 2 लाइनें, मैंने बीच में 3 लाइनें खींची हैं, ठीक है। और सभी लोग इसमें डायग्राम बना चल लगातार, ठीक है। तुम्हें 6 बार कॉनकेव मिरर बनाना है, कुछ इस तरह से बना दो, 6 बार कॉनकेव मिरर। बनाने पर टाइम लगेगा, इसीलिए मेरे साथ बना चल लगातार, फिर मैं काम जल्दी से खत्म कर दूंगा। उसके बाद फिर लिखना मत, पहले बना लो। इसमें सब सेट कर लेंगे, सेंटर, फोकस एंड पोल। ठीक है भाई, 6 के 6 केस में ऑब्जेक्ट रख लेंगे। दूसरे केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है वो मैं लिख रहा हूँ। दूसरा केस है बियॉन्ड सी, मतलब सी के पीछे, ठीक है। तीसरे केस में ऑब्जेक्ट रखा होता है बिटवीन, नहीं एट सी, सी के ऊपर। चौथे में रखा होता है बिटवीन, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवें में रखा होता है एट एफ, फोकस पर। और छठवें में कहाँ रखा होता है, छठवें में रखा होता है बिटवीन फोकस एंड पोल। 6 के 6 केस बना दी, सारी बातें सेट कर लें। और साथ ही साथ में ऐसे ही बना देना, सी के पीछे तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट खड़ा करेंगे, यहाँ पर सी के ऊपर खड़ा करेंगे,
इसमें सी और एफ के बीच में लगाएंगे, इसमें एफ के ऊपर लगाएंगे और इस जगह पे एफ और पी के बीच में। इतना काम कर लें पहले सभी ध्यान से, क्योंकि फिर मैं लगातार ही बनाना है जैसा डायग्राम, मैं इसको निकाल ही दूंगा सीधी सीधी बात। वो सामने तो याद होगी सबकी, ठीक है आउट देते हैं ये करके। देखें मेरे ध्यान से, पहली बात तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सी के पीछे। तो हमें दो ऑप्शन कौन से, पहला ऑप्शन बोलो, लाइट अगर आएगी पहले टक्कर कहाँ से आएगी, फोकस से। तुम्हें कितने ऑप्शन चुनने हैं, मात्र दो लाइटें लानी है, दोनों ऑब्जेक्ट के सिर से लानी है। तो पहला ऑप्शन, लाइट सिर से आई पैरेलल, टकरा के कहाँ से आएगी, फोकस से। मैंने कुछ याद तो नहीं कर रखा, सीधी बात है, पैरेलल आएगी फोकस से आएगी। ए ऑप्शन का इस्तेमाल हो गया है। एक काम करो, ए ऑप्शन का इस्तेमाल सब जगह कर ही लो, ए ऑप्शन सब में सेम है तो ए का इस्तेमाल कर ही लेते हैं। लाइट आएगी पैरेलल, टकरा के जाएगी कहाँ से, फोकस से, वापस से। यहाँ पर भी लाइट आएगी पैरेलल, टकरा के जाएगी फोकस से, ठीक है। इसमें तो ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा, पर फिर भी इसके बाद भी कर ही लेंगे। लाइट आएगी पैरेलल, टकरा के जाएगी फोकस से, कर लिया, लेकिन ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा। सिम जो इसमें लाइट आएगी पैरेलल और टकरा के जाने की कोशिश करेगी कहाँ से, फोकस से। बीच में ऑब्जेक्ट है तब कोई बात नहीं, फोकस से जाने की कोशिश करेगी, इतना समझने के लिए काफी है। मतलब सब में एक ऑप्शन कॉमन है, कौन सा, ए का इस्तेमाल हो गया। अब तुम्हारे पास में ए इस्तेमाल करने का कोई रीजन नहीं बचा, सबके पास में कोई और दूसरा ऑप्शन होना चाहिए, एक एक करके इस्तेमाल करवा लें। तो मुझे बस कोई भी संख्या बोल देना, बी, सी या डी, बताएं। ए का इस्तेमाल तो कर लिया मैंने, लाइट आएगी पैरेलल फोकस से। एक लाइट रे से काम नहीं बनेगा, हमेशा इमेज बनाने के लिए कितनी लाइटें चाहिए, दो। ये बात तुम्हारा पीछा चैप्टर के खत्म होने तक नहीं छोड़ेगी। चैप्टर का आखिरी पॉइंटर टेलीस्कोप, उससे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप, एंड तक ये बात रिपीट होगी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज को दिखाने के लिए कॉपी में हमें कितनी लाइटें बनानी है, कम से कम 2 होनी चाहिए। इनफिनाइट भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है। एक बात हो चुकी, लाइट आ चुकी है पैरेलल और जाएगी फोकस से, पहला ऑप्शन कंप्लीट हुआ। बाकी कोई 2 ऑप्शन बोलो, एक और बोलो, दूसरा बन जाएगा बी, सी या डी। डी कौन सा है, पोल से पोल, तो लाइट को पोल पर लेके आएंगे। वैसे डी का इस्तेमाल हम लोग कभी करते नहीं है, उसका रीजन कि मुझे डी में एंगल नापना पड़ेगा, लेकिन डी सही है। अगर डी से लाएंगे तो लाइट को हम लोग पोल पर लेके आए, लेकिन ऑब्जेक्ट के सिर से लेके आनी, ध्यान रखें, सिर से होते हुए पोल पे टकराई, जितने एंगल पर आएगी टकरा के उतने एंगल पर निकल जाएगी। एंगल मैंने मेंटेन किया, हाँ ठीक है। अब ये बताओ कि ये पिंक लाइन और पर्पल लाइन सही बोल के मैंने, दोनों सेम ही होते हैं या फिर अलग अलग होते हैं जी। ये बताएं दोनों लाइटें मिली कि मिलानी पड़ी, अपने आप मिल गई। अगर अपने आप मिल गई तो इमेज कैसी है, रियल, और मिलानी पड़े तो कैसी है, वर्चुअल इफेक्ट। इसने मुझे डी बोला है, अगर कोई मुझे सी बोलता या फिर मुझे बी बोलता तो मैं बी और सी दोनों से बना देता और बहुत सिंपल बना देता मैं। अगर कोई मुझे बी बोलता सिर से, सब फोकस से आएगी, टकरा कहां से आएगी, पैरेलल, अब भी ऐसे बना देता मैंने, कहा 19-20 से, लेकिन सही था। बात यह है कि तुम इस बात को समझो कि तुम फ्री हो, कि तुम 4 में से कोई भी 2 ऑप्शन का इस्तेमाल करो। लाइट पैरेलल आई, फोकस से गई, फोकस से आएगी तो पैरेलल जाएगी, पोल से, पोल पे लेंगे, सी से, सी पर लेंगे, तुम फ्री हो। इस चीज को ज्यादा ध्यान में रखें कि तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तुम्हें जो आंसर बता दूं तुम्हें लिख तो लेना कॉपी में, लेकिन अपने आप से जब बैठ के शांति से ट्राई करोगे कि यार जो मैंने बोला कि कोई भी ऑप्शन इस्तेमाल कर लो, क्या बात सही भी है कि नहीं। पहले मैंने इस्तेमाल किया डी ऑप्शन, तुम बी ट्राई करना, सी ट्राई करना,
ध्यान से बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं? इन चीजों को ध्यान से देखें। कुछ रटने का खेल नहीं है जब तक तुम खुद से डिस्कवरी नहीं करोगे। हाँ, तुम अगर बस देख के कॉपी में लिख रहे हो तो तुम्हें याद करना पड़ेगा, अपने ट्राई मारोगे तो याद नहीं करना पड़ेगा। खैर, इस जगह पर इमेज बन गई अपनी, ठीक, इस जगह इमेज बनी तो सभी लोग मुझे इस इमेज की डी, एन और एस के बारे में बता दें। इमेज की डिस्टेंस किस किस के बीच में बन रही है? तो बिटवीन सी एंड एफ। पहली बात, इमेज का नेचर कैसा है? मतलब उल्टी बनी है ना, मिली की मिलानी पड़ी, खुद से मिल गई है, तो इमेज का नेचर कैसा लगेगा? रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का साइज कैसा लगेगा? जैसे ये तो ऑब्जेक्ट और ये है इमेज। ऑब्जेक्ट बड़ा है जबकि इमेज कैसी है? छोटी है, तो उसका साइज कैसा लगेगा? स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। देखिए कौन हाँ भाई, अगला इसमें कोई ऑप्शन बोलना चाहे दूसरा ऑप्शन बोल दे। सी कौन सा बता तुझे? हैं? हाँ ठीक है, सिल से बुझा दो। सिल पे तो रखा ही है, मुझे देखो कैसे। भाई सी पे तो ऑब्जेक्ट रखा है तो सी वाला ऑप्शन तो वैलिड ही नहीं है। ए तुम स्पेल कर चुके, दो ऑप्शन बचे, या तो बी या डी। अब बताएं, डी। एक को पकड़ के ऐसे बैठ जाकर तो ऐसे, ठीक है। लाइट अगर सिर से आएगी, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर निकल कर जाएगी। इस तरह से मिली की मिलानी पड़ी, अपने आप मिली। अगर अपने आप मिली है तो इस पॉइंट पर आके मिली, सीधी सीधी बात नहीं, इस पॉइंट पर आके मिली है, यहाँ पर मिलती है। वैसे तो हल्का फुल्का तो याददाश्त भी होनी चाहिए, ठीक है। इसका डीएनएस लिखवाएंगे, डिस्टेंस, नेचर और साइज। बताओ इमेज कहाँ बन रही है? एट सी पर। नेचर, मिली की मिलानी पड़ी, लाइट खुद से मिल गई तो नेचर कैसा होगा? रियल एंड इन्वर्टेड। जो रियल है वो हमेशा उल्टी बनती है। और उसका साइज कैसा होगा? सेम साइज, सेम साइज। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बनती है, ठीक है। अभी जब इसको करेंगे ना तब जाके बहुत सिंपल सी एक एनालॉजी मिलेगी तुम्हें, एक रिलेशन मिलेगा जिसको तुम बहुत शांति से पकड़ जाओगे। खैर, इसमें बोलेंगे ऑप्शन कौन सा चुनना, बताओ। सी टू सी, सी प्लस बहुत देर हो गई, सी नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। सिर से गुजारना है, इसके ऑब्जेक्ट के सिर से होकर जानी चाहिए लाइट। देख, सी से और सिर से, देखो ये सी और सिर से होते हुए गई तो टकराएगी। मान लो सीचा ऊपर की ओर की, और टकरा के वापस से इसी से लौट कर आ जाएगी। अभी बताओ ये पिंक लाइन और ये वाली लाइन मिलने की संभावना है कि नहीं है? नीचे संभावना तो है। संभावना कुछ इस प्रकार से कि साहब ये मिल सकते हैं, कंफर्म मिल सकते हैं। देखें, अगर इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा लूं और इस वाली लाइन को भी थोड़ा सा आगे बढ़ा लूं, इसको भी, तो यहाँ के नीचे आके मिल जाएंगे। अब तो मिलाई नीचे आके मिल ही जाएंगे, कंफर्म है, क्योंकि इनके बीच में गैप लगातार कम होता चला गया। वो नीचे आके पक्का अपने आप मिल जाएंगे। नीचे जाके बहुत नीचे आके मिले, बहुत ज्यादा नीचे। बात देखिए, इसका डीएनएस बताएंगे, डिस्टेंस, नेचर और साइज। ये बताओ, डिस्टेंस, इमेज कहाँ बन रही है? सी के पीछे। इमेज बन रही है सी के पीछे, सबसे पहली काम की बात तो ये। अच्छा, इमेज का नेचर कैसा है? उल्टी बनी है, देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज नीचे क्यों बन रही है? इमेज का नेचर कैसा लगेगा? रियल एंड इन्वर्टेड। और इमेज का साइज देखकर बताओ, ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज का साइज देखें, मतलब लार्ज है, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। ये इस बात को भी ध्यान से सेट कर लें कि अपने पास में ऑप्शन है, बस उनका इस्तेमाल करना है। और जो तुम बोल रहे हो उनका इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मन में जो ऑप्शन है मैंने उसका इस्तेमाल करके रख दिया। तुम्हारे मन में भावना नहीं आनी चाहिए कि ये तो डेफिनेट बातें होती हैं, ऐसा नहीं है। हाँ भाई, इससे बोले ए ऑप्शन है पैरेलल फोकस, पहले से इस्तेमाल कर रखा, अगला बोलने कोई बी, सी या डी? बोलो। बी कौन सा है? फोकस से जाएगी तो पैरेलल,
फोकस पे तो ऑब्जेक्टिव रखा है, उसका तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। पोल से पोल या सी से सी, अगर पोल से पोल का इस्तेमाल करें तो लाइट रे जितने एंगल पर आएगी टकरा के उतने एंगल पर ही निकल जाएगी। लाइट रे कैसी हो चुकी है, पैरेलल, ये कभी नहीं मिलेंगी अपने आप से, तो नीचे भी नहीं मिलेंगी ऊपर भी नहीं मिलेंगी। इसी मन में साहब अगर मैं सी से ऐसे करके डाल दूं तो जितने एंगल पे जाएगी वो लौट कर उतने एंगल वापस आ जाएगी, ये अब भी नहीं मिलेगी। सी तो यहाँ पर है, गलत बना दिया मैंने, सी यहाँ पर है, सी यहाँ पर नहीं है, थोड़ा पीछे होगा, नाप की थोड़ी बनाया मैंने, सी इस जगह पर ही होगा। मैं अपने पॉइंट ऑफ ऐसे बता सकता हूँ। होशियारी कहते हैं इसे, बेवकूफी नहीं। मुझे पता है पैरेलल ही जाती हैं अगर फोकस पे रखते हैं, तो पैरेलल क्यों ना बनाओ। मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर सी से सी डालें तो भी पैरेलल बनेंगी, और अगर पोल से पोल डाला तो भी पैरेलल है। तो मैं दोनों नहीं इस्तेमाल करने, कोई एक इस्तेमाल करना है। अब काम की बात है, ये समझाएं कि इसका डीएनएस क्या है, इमेज की डिस्टेंस क्या है, नेचर क्या है, साइज क्या है। बताओ डिस्टेंस, इमेज कहाँ बनेगी, नीचे जाकर बहुत दूर जाके मिलेगी, यानी कि एट इंफिनिटी, डिस्टेंस एट इंफिनिटी। और इसका नेचर क्या बनेगा ये बता दो, रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे जाके मिलेगी, अपने आप मिलेगी। पैरेलल लाइंस हमारे बस में नहीं है, बहुत नीचे जाके खुद ब खुद कहीं मान लेंगे अनंत में जाके मिलेगी, वरना मिलनी तो कहीं पर भी नहीं है। और नेचर के साइज कैसा होगा इसका, जितना नीचे मिलती है लाइट उतना बड़ा होता है साइज, जितना नीचे जाके मिलेगी लाइट उतना ज्यादा लार्ज होगा साइज। इसका साइज कैसा होगा, वेरी लार्ज। और अंतिम केस, इसमें कोई और ऑप्शन बोलो, एक का तो इस्तेमाल कर चुके हैं पैरेलल फोकस, एक का इस्तेमाल और करके बताओ। ए तो चुन लिया, बी सी और डी, पोल से पोल, सी से सी, कहीं भी मिलवा दो। अगर फोकस से गुजारेंगे तो सिर से कैसे आएगा, सोच ऐसे। हाँ तो डी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ ऐसे ऑप्शन है जो मतलब इस्तेमाल हो ही नहीं पाएंगे, सी पर सी का इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे। फोकस है तो फोकस का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं पर कॉम्प्लेक्स का इस्तेमाल करें क्यों, मतलब बी ए स्मार्ट पर्सन। वो तो मंडक ने कह देते हैं कुछ का इस्तेमाल करना। चलो मैं पोल पे लेके आता हूँ। लाइट अगर पोल पर आएगी, जितने एंगल पर आएगी उतने एंगल पर ही निकल जाएगी। काम की बात यह है कि क्या इसमें लाइट रे कभी भी आगे को तुम्हें मिलती दिखाई दे रही है, क्या लाइट रे आगे मिलेगी कभी भी नहीं, उसके बीच में आगे स्पेस थोड़ा सा ज्यादा है, तो पक्की बात है पीछे को स्पेस थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन लाइट तो शीशे के पीछे कभी जाती नहीं है, तो हमें अपने मन से बनानी पड़ेगी। और जब अपने मन से बनाएंगे लाइट कैसी बनेगी, ऐसे करके डॉट वाली लाइन। और ये जो लाइट है जो अपन लोगों ने शीशे के पीछे मिलाई है वो हम लोगों ने बनाई है, क्योंकि शीशे के पीछे लाइट नहीं जाती है। और इस पॉइंट पर आके किसी आदमी को समझ में ये आता है कि अच्छा यहाँ पे खुद मिल रही थी और यहाँ पे मिलानी पड़ रही है। इसका मतलब ये होता है कि अगर टकरा गई स्वयं से तो रियल इन्वर्टेड है, और अगर लाइट आगे तुम्हें टकराती नहीं दिख रही है और पीछे हमें खींचनी पड़ जाए तो उसका नेचर कैसा माना जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ध्यान से देखिए कि इमेज सीधी बनी है, जैसा ऑब्जेक्ट है वैसी ठीक इमेज बनी है। अच्छा इसका साइज कैसा है ऑब्जेक्ट का, इमेज का एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट, बड़ा ही है ऑब्वियसली, सीधी सीधी बात। और डिस्टेंस कोई पूछे तो कहां पर है, बिहाइंड द, ठीक है, मतलब इस शीशे के पीछे बनने वाली इमेज है। अगर मैं तुम्हें इसमें पैटर्न दिखा दूं, उससे पहले मैं तुम्हें पहला केस दिखा देता हूं। पहला केस क्या है, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। तुम्हें ये बातें याद करनी पड़ेगी कि ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी पर जब भी कभी माना जाएगा, पहली बात तो ये बताओ कि वहां से कितनी लाइटें लेकर आनी है, दो। इंफिनिटी से दो लाइटें कैसी आएंगी, ऑलवेज रखना ही है, सूखा सूखा रखना ही है। इंफिनिटी से हमेशा दो लाइटें माननी है, वो भी कैसी, पैरेलल। हमेशा इंफिनिटी से पैरेलल लाइटें मानी जाती हैं। तो एक लाइट ये आई टकराएगी फोकस से जाएगी, एक ये आई टकराएगी वापस से किस जाएगी, फोकस जाएगी, दोनों अपने आप मिल जाएंगी फोकस से, ऐसा मानेंगे। अच्छा अगर इसका डीएनएस लिखा जाए तो इसका डिस्टेंस, इमेज कहां बन रही है, एट फोकस, नेचर कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज कैसा है, वेरी डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट साइज, बहुत छोटा साइज है, वेरी डिमिनिश्ड। ठीक है, अब ये सारी बातें पहले तुम लिखोगे, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सिंपल सिस्टम सिखाता हूँ, एक सीधा सीधा फॉर्मेट जो आदमी अपने दिमाग से याद कर सकता है।
हाँ भाई, ये सबने लिख दिया ना। अब जरा सवालों के जवाब दे दें। 2-3 सवालों के लगातार जवाब है। तुम्हें सभी इमेज के साइज बताने हैं। यहाँ पर इमेज का साइज कैसा है? पॉइंट साइज। यहाँ पर इमेज का साइज कैसा है? छोटा। यहाँ पर कैसा है? बराबर। यहाँ पे कैसा है? बड़ा। यहाँ कैसा है? बहुत बड़ा। 5 तक ही देखना है बस। पैटर्न देखो, पैटर्न। पहले पॉइंट साइज है बिल्कुल छोटा, फिर कैसा है? थोड़ा सा बड़ा, फिर कैसा हो गया? इक्वल, फिर कैसा हो गया? बहुत बड़ा। उसके बाद कैसा हो गया? इनफिनाइट लार्ज। लगातार इमेज का साइज इंक्रीज कर गया। मतलब यहाँ पे पॉइंट साइज है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे बराबर है, लगातार बढ़ रहा साइज। देखो पॉइंट थोड़ा सा बड़ा, इक्वल हो गया, बहुत बड़ा और इनफिनाइट हो गया। उसके बाद दोबारा देखें, इमेज की पोजीशन देखो। पहले इमेज कहां बन रही है? फोकस पे। अगली बार में फोकस से एक कदम आगे, अगली बार में इससे भी फिर एक कदम आगे, अगली बार में फिर सी से भी और आगे, और अगली बार में फिर इनफिनाइट हो गई। मतलब जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है, ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे था तो फोकस पे, ऑब्जेक्ट एक कदम आगे आया तो ये एक कदम पीछे चली गई, वापस से ऑब्जेक्ट एक कदम आगे, ये वापस से एक कदम पीछे, ऑब्जेक्ट एक कदम आगे और पीछे, ऑब्जेक्ट एक कदम आगे और पीछे। इमेज को देखे ध्यान से वो कैसे वेरिएट कर रही है। अगर मैं तुम्हें साफ साफ बोलूं तो याद करने का ज्यादा सीन है नहीं। अगर थोड़ा दिमाग से देखते हो, आंखों से देखते हो तो याद करने का बहुत ज्यादा सीन है, लेकिन दिमाग से देखें। लगातार ऑब्जेक्ट एक एक कदम आगे आ रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे है तो फोकस, फिर फोकस से एक कदम पीछे चले गए, फिर दोबारा से पीछे आ गए, फिर वापस और पीछे और फिर अनंत में चले गए। मोस्ट इंपोर्टेंट पैटर्न देखें। और कुछ बातें बहुत आसान है, जैसे अगर ध्यान से देखते हो तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पे। और ठीक उसका उल्टा, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पे। अगर सी पर है तो कहां पर बनेगी? सी पर। सी का सी पर आंसर है, इन्फिनिटी का फोकस पे आंसर है, और फोकस का इन्फिनिटी पे आंसर है। आखिरी आंसर सबको याद होता है, वो कोई याद नहीं करेगा क्योंकि एक ही में गड़बड़ आई थी। कौन से 2 केस हैं जो वाकई में याद करने के हैं? 6 में कौन से केस हैं जो याद करने के हैं? दूसरा और चौथा, बस 2 याद करने के हैं। मतलब नॉर्मली अपने दिमाग से सोच कर देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज क्या बनेगी? फोकस पर। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज क्या बनेगी? इन्फिनिटी पर। अगर सी पर है तो कहां बनेगी? सी पर। मैं छठवें केस का डिस्कशन क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि वो स्पेशल है, अलग सी बात है कि पीछे आके बनेगा। वरन दो छठवें केस को तो 2 केस याद करने के हैं। अगर 2 केस कौन से हैं? अगर ऑब्जेक्ट सी के पीछे है तो वो वाला केस, और अगर ऑब्जेक्ट सी के आगे है तो वाला केस। सी के पीछे और सी के आगे, बस 2 केस याद करने के हैं, सीधी सीधी बात। और अगर सी के पीछे है तो आंसर सी और एफ के बीच में है, और अगर मतलब रिवर्स हो गया आंसर, आंसर का रिवर्स है। अगर ये सी के पीछे है तो आंसर सी और एफ के बीच में है, और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में है तो आंसर सी के पीछे है। मतलब बुद्धि से अगर सोचें तो शायद 4 केस तो साफ साफ हटा दो। इन्फिनिटी का आंसर फोकस पे आएगा, फोकस का आंसर इन्फिनिटी पे आएगा, सी का आंसर सी पे आएगा, आखिरी आंसर सबको ध्यान रहेगा कि कहां पर आएगा? शीशे के पीछे। बस 2 याद करने के। अगर ऑब्जेक्ट सी पर होगा, सी के पीछे होगा तो इमेज सी और एफ के बीच में, और अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज सी के पीछे। पैटर्न वो ज्यादा अच्छा याद करने वाला कि साइज पहले छोटा हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर थोड़ा सा इक्वल हो गया, फिर इक्वल से थोड़ा सा और लार्ज हुआ, उसके बाद में इन्फिनिट लार्ज हो गया। और लगातार इमेज जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आ रहा है वैसे वैसे पीछे जा रही है। फोकस पे थी, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, और फिर इन्फिनिट पर। पैटर्न है। पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे तो बातें ठीक समझ में आएंगी, वरना तो रटते ही रह जाएंगे जीवन भर इन चीजों को। रटने का खेल नहीं है। फिर आगे सुनो, जे पॉइंट, जे कॉन्वेक्स, इसके बारे में कुछ काम किया था, जानते हैं? हम लोगों ने कभी 10th क्लास में कुछ बातें बोली थी कि कॉन्केव की फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं, यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, वी को पॉजिटिव, ऐसा कुछ। और वो 10th तक ही वैलिड है। अब गलत है वो सारा चक्कर, कि फोकल लेंथ वगैरह का लफड़ा यहाँ पे नहीं चलेगा, पॉजिटिव नेगेटिव का। वो तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन से ही करने पड़ेंगे, वरना सवाल बनेंगे ही नहीं। ठीक है, दोबारा से 2 केस बनाते हैं।
ये तुम्हारे पास में कॉन्वेक्स शीशा, वापस से कॉन्वेक्स शीशा, पहला केस ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी कितनी लाइटें आएंगी? दो, दोनों कैसी आएंगी? पैरेलल। अच्छा दूसरा केस है एनीवेयर, एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ मिरर। पर क्यों एनीवेयर, क्यों सी और एफ का चक्कर क्यों नहीं है इसमें? एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स, इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स। इनको नहीं पता कॉन्वेक्स वही शीशा है जो कि गाड़ियों में लगा होता है, साइड व्यू मिरर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बिना उससे गाड़ियां चल नहीं सकती हैं, ड्राइवर चला नहीं सकते उनके बिना, ऐसा मान लो कि उसी से साइड दिखती है, उसी से गाड़ी चलती है, उसी से एक्सीडेंट बचते हैं, बहुत ज्यादा बचते हैं। बिना उसके गाड़ी चलाना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिन्हें ड्राइविंग आती है, किसी को आती है तुम में से गाड़ी चलाना? यश, अच्छा तुझे भी आती है, ठीक, बहुत बढ़िया। तुझे जेसीबी चलानी आती है? अच्छा ऐसी जस्ट नॉलेज। ठीक है, ध्यान से बात सुने। लड़कियों में किस किस को आती है बाइक चलानी? इसमें क्या गलत है? मतलब जब मैं जेसीबी की नहीं पूछी इनसे किसी को बाइक चलानी आती है मैं से? साइकिल, साइकिल नहीं, कॉमन नहीं है, सही में कॉमन नहीं है, साइकिल में भी फंस जाते हैं। किसको साइकिल चलानी नहीं आती है बताओ? सबको आती साइकिल चलानी? स्कूटी अच्छा सबको आती है, बहुत बढ़िया। बाइक किसी को नहीं आती? यहाँ नहीं चाहिए, जरूरी है, सीखे भैया, आवश्यक चीज है, बना दें। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, देखो इसमें ये सिंगल केस क्यों है उसका रीजन बताता हूँ मैं तुम्हें। जब गोला कंप्लीट होगा तो सेंटर यहाँ कहीं पड़ेगा, फोकस यहाँ कहीं पड़ेगा, पोल इस जगह पर कहीं होगा, और शीशे के पीछे पॉलिश है तो यहाँ पे रखने का कोई बेनिफिट नहीं है। सारे पॉइंट पीछे पड़ रहे हैं, वहां क्यों रखूंगा मैं? और सामने सामने कोई पॉइंट ही नहीं है, कहीं भी रख दो एक ही बात है। पॉलिश अगर पीछे हो रही है तो सीधी बात है कि ये पोल फोकस या कुछ भी हो, इनका हम लोग अपन लोग क्या कर सकते हैं? जब शीशे के पीछे बने हुए हैं तो हमारा कोई बेनिफिट ही नहीं है, इसलिए बस आगे रखेंगे। तो पहला केस ध्यान से सुने, पहला केस है कि ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो कितनी लाइटें आएंगी? दो, दोनों कैसी आएंगी? पैरेलल। अगर दोनों को लेकर आएंगे तो एक ये आ गई और एक ये आ गई। अभी कन्वर्जिंग मिरर है कि डाइवर्जिंग? डाइवर्जिंग। ये लाइट देखो फैला देगा, लाइटें फैल जाएंगी इससे, और फैलने के बाद में जो लाइट रेज हैं, तो यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं करा, मेंशन कर देता हूँ। ये पोल हो गया, उसके बाद में ये फोकस हो गया, उसके बाद में ये वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब भी लाइटें अगर जाएंगी ना तो इसी से मिलते हुए ही जाएंगी, फैलने के बाद भी। तो ये मिली कि मिलानी पड़ी? मिलानी पड़ी। तो इसका डीएनएस ध्यान से लिखवाएंगे, डीएनएस, डिस्टेंस नेचर ऑफ साइज। डिस्टेंस इमेज कहाँ बन रही है? एट एफ, और ब्रैकेट में लिखेंगे बिहाइंड द मिरर, मतलब शीशे के पीछे बनी है लेकिन फोकस पे बनी है। सबसे पहली सॉलिड छोटी सी चीज। नेचर कैसा होगा इसका? वर्चुअल एंड डायरेक्ट, जहां पर खुद मिल जाए वो रियल और इन्वर्टेड, जहां मिलानी पड़ जाए वो वाली वर्चुअल और डायरेक्ट। बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान रखियो। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है कि कितनी चाहिए लाइट? दो। ये बात तुम्हारे पूरे चैप्टर में तुम्हारा पीछा करती ही रहेगी। ये बात तुम्हें अभी हल्की लग रही होगी लेकिन देखना ध्यान से। उसका साइज कैसा हो इमेज का? पॉइंट साइज, पॉइंट साइज। अच्छा, अब इस जगह पर ध्यान से देखें कि अगर यहाँ पे लाइट आएगी पैरेलल तो टकरा कहां जाएगी? फोकस से, लेकिन ये तो डाइवर्जिंग है,
ये लाइट रेस को फैला देगा। फैलाने के बावजूद भी लाइट अभी भी अगर हम डॉट लाइन को खींचकर बढ़ाएंगे तो अभी वो फोकस से जाने की कोशिश में रहेगी। और अगर हम लोग यहाँ पोल पे डालें, जितने एंगल पे डालेंगे वो उतने एंगल पे निकल जाएगी। कुल मिला के इन दोनों लाइटों का मिलन होना संभव ही नहीं है, तो मुझे इसको भी वापस से खींच खींच के बनाना पड़ेगा इस तरह से। हाँ भाई, इसका भी डीएनएस लिख दें ध्यान से दोबारा से। इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन पी एंड एफ, बिहाइंड द मिरर, बिटवीन पी एंड एफ। इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कुल मिला के इसमें दोनों केस वर्चुअल और इरेक्ट ही हैं। और उसके बाद साइज कैसा होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात की इसमें दोनों के दोनों साइज छोटे ही हैं, इमेज सीधी ही बनती है, इमेज सीधी बनेगी और दोनों केस में छोटी बनेगी। और इसीलिए इसको गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं। छोटी इमेज बनेगी, मतलब बड़े बड़े ट्रक भी दिख जाएंगे, और सीधी बनेगी, मतलब उल्टा नहीं दिखेगा, सीधे दिखेगा जैसा आ रहा है। स्कूल में ऐसी दो लड़कियां, उन्हें सब चलाना आता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, पनडुब्बी, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब चला सकती हैं वो। पनडुब्बी जानता है? सबमरीन। धरती पे मतलब यूएफओ यूएफओ भी उड़ाते हैं। ठीक है भाई, अगली काम की चीज आई जे के बाद में के लिखें। के पॉइंट है मिरर फॉर्मूला, ठीक है, ध्यान से देख लें सभी लोग। एंड मैग्निफिकेशन, ये न्यूमेरिकल पार्ट है, और ये न्यूमेरिकल पार्ट 10th के सवालों कराने का कोई बेनिफिट ही नहीं, कि ऐसा होता ही नहीं है, ऐसे आते ही नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। इसीलिए ध्यान से फॉर्मूला लिख लें। और तब मजे आते हैं जब इसमें लेंस में मिरर मिक्स हो जाएगा, मतलब लेंस है साहब, वहां पे सामने मिरर रखा, अब निकालो आंसर। वो अगेन वैसा नहीं है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस फाइंड द, कहां बनेगी नेचुरल साइड, ऐसा नहीं है। तो बस ध्यान से लिख लें, क्योंकि वो लेंस के करने के बाद जब मिक्स होगा ना तभी अच्छा है। फॉर्मूला क्या है? 1/में f इक्वल्स टू 1/में b प्लस 1/में u। अच्छा, इसमें सभी लोग हल्का फुल्का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि f क्या चीज होती है? फोकल लेंथ। उसके बाद में इसमें b क्या चीज है? b यानी कि इमेज की डिस्टेंस, और u क्या चीज है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। u यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, u यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला m इक्वल टू माइनस के b अपॉन में u इक्वल टू में h चाहिए अपॉन में h हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ काम की बात में अच्छे सेट कर लें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि हालांकि हमेशा के लिए वैलिड नहीं है, पर कम से कम काम चलाओ तो बात बता ही देता हूं मैं तुम्हें, मतलब 70-80% तो वैलिड हो जाएगी बहुत से सवालों में, जब बुद्धि नहीं चलेगी तब, वरना तो बुद्धि चलानी है। कुछ बातें हमेशा के लिए जीवन भर में सेट कर लेना कि कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है, कॉनकेव की फोकल लेंथ उसको नेगेटिव ही लेना है, और कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव ही लेनी है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो। लेकिन इस बात को पहले लिख लें ध्यान से, इसमें कभी जो चेंज लाने होंगे वो बाद में लिख दूंगा, पहले स्टार्टिंग। कॉनकेव की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव। अच्छा, 10वें तो अपन लोग लिख देते हैं यू नेगेटिव लेना, पर अब यू नेगेटिव नहीं ले सकते। अब तुम्हें एक बात सीखनी, उसका नाम है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, उसके हिसाब से सवाल करोगे समझ में आ जाएंगे पक्का। अभी भी तुम लोगों ने इन 2 सालों में अपने दिमाग को एक बात तो समझा दी है साफ साफ, कि बुद्धि को तेज करना पड़ेगा वरना फेल बनेगा नहीं, ये बात समझ में आ जाएगी। अच्छा, दूसरी बात सुनिए, इसमें m क्या चीज है? मैग्निफिकेशन। m में 3 मेन केस बनते हैं।
अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है, m की वैल्यू 1 के इक्वल और m की वैल्यू 1 से छोटी है, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इमेज का साइज कैसा है, इमेज इज लार्ज। अगर m की वैल्यू 1 से छोटी है तो इमेज कैसी है, इमेज इज स्मॉल। और अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 है तो इमेज कैसी है, सेम साइज की। इस बात को सबसे पहले ध्यान से सेट कर लें। इमेज का बड़ा होना, इमेज का छोटा होना और इमेज का सेम साइज का होना डिपेंड करेगा m की वैल्यू पर। और भी बातें हैं। चौथा पॉइंट इसी के अंदर, ये सब कुछ न्यूमेरिकल पार्ट है, इसे ध्यान से वैसे लिख के बस छोड़ देना और आगे की मदद करना, क्योंकि उन सवालों करने का कोई बेनिफिट नहीं है जो पहले आते थे, अब आएंगे नहीं। m की वैल्यू दो टाइप की होती है, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव। अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो नेचर माना जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। अगर नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव जो है वो उल्टा बनता है नीचे की ओर, और अगर पॉजिटिव है तो कैसा माना जाएगा, वर्चुअल एंड इधर। इन बातों को ध्यान से लिखें और मेरे को एक तो नहीं 2-3 छोटे मोटे सवालों के जवाब देना, ये बात सेट हो जाएगी बिना सवालों के। सवाल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि लेंस में मिरर मिक्स आएगा कि साहब 15 सेंटीमीटर पे कॉनकेव लेंस है, उसके पीछे 15-20 सेंटीमीटर पे कॉनकेव मिरर रखा है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, निकालो इमेज कहाँ बनेगी। ये होंगे क्वेश्चंस, तो बढ़िया ही होंगे इसका मतलब। हाँ भाई, छोटे छोटे सवालों के जवाब दें। सबसे पहला है स्मॉल प्रश्न, m की वैल्यू माइनस के 1.5 है, ठीक है। दिल से पूछूं वही लोग जवाब दे मात्र। यहां से 1 से बड़ा है कि छोटा, नहीं नहीं अभी नहीं, वैसे भी तुम कहां देते। m की वैल्यू माइनस की 1.5 है। इस बात को देखकर तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है, बस ये समझना है, इसे सीखें, क्योंकि अगला पढ़ा भी से स्टार्ट होगा। मैं रिफ्लेक्शन नाम के पॉइंट पर आऊंगा। मैंने अभी तक चैप्टर के मैप के जो पहले 3 पेज हैं वो खत्म कर पाया हूँ अभी तक, ठीक है। और नॉन स्टॉप करने के बाद में लगातार मैं रुका नहीं हूँ एक भी जगह पर, ठीक है। ध्यान से बात सुने। बताइए मुझे, बहुत धन्यवाद। m माइनस 1.5 1 से छोटा है कि बड़ा, माइनस के 1.5 1 से छोटा कि बड़ा, बस से इतना सवाल। ये बताइए अभिनव, बता। टिया माइनस के 1.5 1 से बड़ा है कि छोटा, छोटा, बता भाई। अच्छा, सबके जवाब गलत हैं। देखें, जो माइनस है, इस माइनस का काम है इस बात को समझाना कि माइनस जो है ना वो ये बात समझाता है कि नेचर कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। और 1.5 बताता है कि इमेज 1 से बड़ा है, मतलब कि साइज बड़ा निकल 1.5 गुना बड़ा निकलेगा। जैसे 10 का 1.5 गुना कितना होता है, 10 का 15, यानी कि अगर इमेज 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट अगर 10 सेंटीमीटर का, तो इमेज कितनी है 15 सेंटीमीटर की नीचे। माइनस का काम है बस नेचर बताना, और इसका काम है साइज बताना कि लार्ज साइज है, कितना लार्ज है, 1.5 गुना।
लार्ज साइज देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस बात को समझेंगे हम लोग, इसको पढ़ पाते ही नहीं पढ़ पाते हैं, सवाल तो कर ही लेंगे, पर कोई कॉमन सेंस नाम की भी चीज होती है फिजिक्स में कि हम बस एक संख्या देख के सारे अंदाजे लगा सकते हैं। इस वाले का जवाब दें, m इज इक्वल टू में 2.5 है, इसका क्या मतलब है? नेचर कैसा है? वर्चुअल और इरेक्ट, मतलब इस वाले केस में लाइट मिली नहीं थी, मिलाई थी, और साइज कैसा है? कितना बड़ा? 2.5 गुना ज्यादा। मतलब अगर अपने पास में ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर का था तो उससे बनने वाली इमेज 25 सेंटीमीटर की थी, मतलब 2.5 गुना बड़ा। तो अगर इसमें लिखेंगे तो उसका नेचर कैसा माना जाएगा? इसमें लिखा जाए तो इसका जो नेचर है वो नेचर माना जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज कैसे माना जाएगा? 2.5 गुना लार्ज। ठीक है, अगले को ध्यान से देखना। अपने पास में अगला m इज इक्वल टू में लिखा हुआ माइनस के 0.8। अब बताओ नेचर कैसा है? रियल और इन्वर्टेड, और साइज कैसा है? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। 0.8 का मतलब कि अगर अपने पास में ऑब्जेक्ट 100 सेंटीमीटर का है तो 100 इंटू 0.8 80 सेंटीमीटर की इमेज है। मतलब समझे, m को देखना समझे, m के बारे में पढ़ाई निकालने की, m किस तरह से डील होता है। ठीक है, ध्यान समझे कि अपने पास में जो m है इस वाले केस में नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, और साइज हो जाएगा उसका वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर यही सवाल कुछ ऐसे क्रिएट हो जाता कि भाई यहाँ पे लिखा हुआ है बस 0.5, तो नेचर क्या माना जाएगा उसका? 0.5 है, नेचर क्या मानेंगे? वर्चुअल इरेक्ट की पॉजिटिव है, इसीलिए 0.5 का मतलब 1 से कम है, तो साइज कैसा हो जाएगा? छोटा। तो इस बात को समझना सीखिए कि नेचर का मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव से पता लगाएंगे तो वर्चुअल इरेक्ट, और साइज बस संख्या देख के पता लगाएंगे तो स्मॉल साइज, स्मॉल साइज। ठीक है भाई, तो ये देख कर बताएं m इक्वल टू माइनस के 1 है, इसका क्या मतलब है? m इक्वल टू -1 है, इसका मतलब बताओ। माइनस क्या दिखा रहा है? रियल और इन्वर्टेड इमेज है, और 1 क्या दिखा रहा है? सेम साइज की इमेज है, तो इसका साइज सेम है, जितना ऑब्जेक्ट है उतनी इमेज है। और अगर m की वैल्यू लिखी हुई है +1 तो इसका क्या मतलब है? कि नेचर वर्चुअल इरेक्ट है, सीधी इमेज बनी है, और साइज कैसा है? सेम है। मतलब कि ये संख्या को प्लस माइनस से मिला मत देना, सबसे मेन बात ये। मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेटमेंट जो मैं नीचे का समझाया, ऊपर का मैंने तो समझाया नहीं है। ऊपर का बस मैंने तुमसे इतना बोला है कि भाई ये सारे न्यूमेरिकल अगर तुमने 10वीं के कर लिए तो वो तो कुछ लेवल ही नहीं है, 10th में कोई क्लास होती है 12th के आगे, कुछ नहीं है वो। इसीलिए न्यूमेरिकल्स को लेंस के साथ में मिक्स होने का वेट करें, बस इतना रिवाइज रखें। मैं तुम्हें अगले पड़ाव पर लेकर जाऊंगा, लेकिन अभी के अभी ध्यान से देखें। चैप्टर का मैप निकालो। ठीक है, बिल्कुल दिल थाम के बैठे हैं। चैप्टर के मैप का पहला हिस्सा क्या था? पहला हिस्सा क्या है? रिफ्लेक्शन। दूसरा क्या है? स्फेरिकल मिरर खत्म हुआ अब जाके, इतनी देर बाद, इतना पढ़ने के बाद। तीसरा मिरर फॉर्मूला, तो मैंने लिखा कदा नहीं है लेकिन अपने आप में वेटेज रखता है। और अब है चौथा, नाम है रिफ्लेक्शन। ये कुछ और है, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन है। ठीक है, पहले रिफ्लेक्शन ही पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे TIR। पहले रिफ्लेक्शन जानना है। हाँ भाई, कोई तुमसे पहले तो ये पूछ सकता है कि भैया रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन में क्या फर्क है। उसमें बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना है कि सब एक एल और आर का ही तो अंतर है। चिंता चिता में एक मात्रा का फर्क होता है बस, ऐसा नहीं है।
चीजें अलग होती है उस तरह से। तो वैसे करके बात है कि रिफ्लेक्शन जो कहानी है वो रिफ्लेक्शन से टोटली अलग है। और हाँ, ये सही है, एकदम सही सिस्टम है जहाँ पे तुम लोग एंट्री करने वाले हो। पहली बात सभी लोग ध्यान से बात समझ लें, रिफ्लेक्शन था लाइट का टकरा के एक मीडियम से वापस उसी मीडियम में आ जाना, लेकिन रिफ्लेक्शन क्या चीज है, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री करना। उस चीज को ध्यान से पहले लिख लें। द पासिंग ऑफ लाइट फ्रॉम one medium to another medium, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, from one medium to another medium is called refraction, उसको अपन लोग रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, अब जब बात मीडियम की चल रही है तो मैं तुम्हें इसमें काम करके बताऊंगा, ध्यान से लिखे पहले, फिर लॉस पर आएंगे, फिर डील लेंगे इसके अंदर। तो अपने पास में ये एक इंटरफेस है, ध्यान रखें कि जिस कहानी को अपन लोग सरफेस कहते हैं, यहाँ पर उस कहानी को इंटरफेस कहते हैं। ये वाला मीडियम 2 है, ये वाला मीडियम 1 है, सेम टू सेम। यहाँ पर भी कोई मीडियम लगा दिया, इसका नाम दे दिया मीडियम ए और इसका नाम दे दिया मीडियम बी। लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना, पानी से हवा में, हवा से शहद में, शहद से ग्लास में, ग्लास से किसी और प्लास्टिक जैसे फाइबर में, किसी चीज में लाइट का जाना है, इसको रिफ्लेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने में। खैर, लाइट आई, टकराई और टकरा के चली गई। ठीक है, दो मेन कहानी है। लाइट नॉर्मल से अलग भी जा सकती है और लाइट आती है नॉर्मल बनाती है और नॉर्मल के पास भी आ सकती है। ये डायग्राम तुमने अपने जीवन में पहले कभी देखे होंगे। ठीक है, इन्हीं कहानियों को सेट करना है। ध्यान से बात सुनो, लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है तो काम के नाम, सबसे पहला आने वाली लाइट को अपन लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। जो लाइट अपने रास्ते से भटक गई है उस लाइट को अपन लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे। और यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है दैट इज कौन सा पॉइंट, नॉर्मल। ये नॉर्मल है, बेसिक सी बात। दूसरी काम की बात की, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आई। और ये वाला एंगल क्या कहलाएगा, एंगल आर। जिस जगह पे लाइट टकरा रही है उस पॉइंट को अपन लोग सरफेस ना कहकर क्या बोलेंगे अब से, इंटरफेस। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। और सेम टू सेम ये कहानी उसके अंदर भी घटित हुई है कि ये वाला एंगल साहब, ये वाला एंगल आई है और ये वाला एंगल आर है। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, कोई भी आदमी देखकर तो बता ही देगा कि इसमें एंगल आई और एंगल आर के बीच में इक्वलिटी का साइन तो किसी भी हाल में नहीं आएगा, इक्वल हो ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं होते हैं, उस बातों को सेट करते हैं। सबसे पहली बात तो ये समझें, लाइट अगर रिफ्लेक्ट होके नॉर्मल से दूर हट रही है तो कौन सा मीडियम है, रियल। और अगर नॉर्मल के पास जा रही है तो कैसा मीडियम है, डेंसर। अगर लाइट नॉर्मल के पास बेंड होती है तो डेंसर मीडियम है, नॉर्मल से दूर हटती है तो कौन सा मीडियम है, रियल मीडियम है। उसका पूरा नाम रियल मीडियम नहीं है, डेंसर मीडियम नहीं है। जो मीडियम हल्के होते हैं, हल्के मीडियम, उसको अपन लोग बोलते हैं ऑप्टिकली रेयर मीडियम। और जहां पे मीडियम गाढ़े होते हैं उनको बोलते हैं अपन लोग ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर। यहां पर भी लिखते हैं ऑप्टिकली रेयर और यहां पर लिख देंगे ऑप्टिकली डेंसर। पहली बात ये समझें, ऑप्टिकली डेंसर। हाँ, इस सवालों के जवाब सिंपल। लाइट अगर हल्के से गाढ़े में जाएगी तो पास आएगी कि दूर जाएगी, पास। और अगर गाढ़े से हल्के में जाएगी तो दूर। मतलब ये है गाढ़ा मीडियम, ठीक है, और ये हल्का मीडियम। अगर गाढ़े से हल्के में जाएंगे तो एंगल बढ़ेगा और हल्के से गाढ़े में जाएंगे तो एंगल घटेगा। सीधी सीधी बात ये। नॉर्मल के पास से, नॉर्मल के या तो पास आएगी लाइट या दूर जाएगी। अगर हल्के में जाएंगे तो नॉर्मल से दूर हटती है और गाढ़े में जाएंगे नॉर्मल के पास आती है। बहुत छोटी छोटी बात है, लेकिन सवाल है इसके पीछे का रीजन क्या है। सभी लोग रीजन ध्यान से देखो, आखिर ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन ऑफ, बस ऐसे बोलो रीजन। कि कोई तुमसे अगर इस सवाल को पूछ बैठे कि लाइट नॉर्मल के पास और दूर जाती ही क्यों है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो नॉर्मल के पास और दूर क्यों हो जाती है, क्या चक्कर है उसके पीछे का, तो उसके पीछे का जो रीजन लगेगा दैट इज चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज होती है।
जहां पर उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी यानी कि गाड़ी मीडियम में, ठीक है, जब उसकी स्पीड स्लो होती है, स्लो यानी कि डेंसर मीडियम में, तब तो वो नॉर्मल के पास जाती है, तब वो नॉर्मल के पास जाएगी, सीधी सीधी काम की बात ये। और जहां पर लाइट की स्पीड फास्ट होगी, मतलब हल्की मीडियम में, रियल मीडियम में, तब वो नॉर्मल से दूर निकलती है, तेजी से भागने की कोशिश करती है कि इस आदमी से अलग हो जाऊं मैं, नॉर्मल से दूर जाएगी वो। ठीक है, इस चीज को पहले ध्यान से लिख लें कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल के पास या दूर जाएगी। इसके पीछे का रीजन कौन है? स्पीड चेंज। अगर हल्के में जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी, जल्दी से भागने की कोशिश करेगी, इस कोशिश में वो दूर हो जाती है। और अगर गाड़ी में जाएगी तो स्पीड कम होगी, तो वो उसके पास रह जाती है, भाग नहीं पाती उससे। ठीक है, पहले छोटी छोटी बातों को सेट करें कि रिफ्लेक्शन एक मीडियम में टकराकर वापस उसी में लौट कर आना, और रिफ्लेक्शन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करना, इज रिफ्लेक्शन। बस शब्द बोल दिया, बहुत डिटेल में नहीं बताया, कुछ काम की बातें नहीं समझाएंगे, तो इतना बोला कि रेयर और डेंस मीडियम में कौन पास कौन दूर, बस ये काम की चीज है। ये सबने लिख दिया, ठीक है, इस साइड कल कंटिन्यू करते हैं, स्ट्रॉन्ग होगा वो क्वेश्चन।